ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी तलबा का आज के इस ऑनलाइन क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम 8th स्टैंडर्ड के समाजी साइंस हिस्सा अव्वल शाख जोग्राफिया सबक नंबर 2 लिथोस्फीयर का पार्ट नंबर 2 आज हम जानने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने इससे पहले की क्लास में जाना था ज़मीन की मुख्तलिफ़ परतों के बारे में, जिसे हम क़श्र अर्ज़, ग़िलाफ़ अर्ज़ और क़ुतुब अर्ज़ के नाम से जानते हैं। और इनकी मुख्तलिफ़ धातों के भी ताल्लुक़ से हमने पढ़ा था कि इनमें कौन कौन सी धातें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने कुर्रे हजरी के बारे में बहुत ही तफसीली मालूमात हमने हासिल की थी। तो आइए आज हम देखते हैं ज़मीनी क़ुव्वतों के बारे में। ज़मीनी क़ुव्वतें क्या हैं, किसे कहते हैं ज़मीनी क़ुव्वत, अर्थ की क्या क़ुव्वत होती है, आज हम इसको जानेंगे। सबसे पहले हम ज़मीन को दो हिस्सों में, ज़मीन की क़ुव्वतों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 है अंदरूनी क़ुव्वतें, नंबर 2 है बैरूनी क़ुव्वतें। तो आइए हम देखते हैं कि अंदरूनी ताकतें किसे कहते हैं। जो परतों के अंदर हैं और ज़मीन की सतह पर असरअंदाज होती हैं। जो ज़मीन के परतों के अंदर होती है वो ताकत, और जब वो असरअंदाज होती है तो ज़मीन के सतह पर उसका असर पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, ज़मीन की अंदरूनी ताकतें कहते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि ज़मीन की जो अंदरूनी परतें हैं, क़श्र अर्ज़ हो या ग़िलाफ़ अर्ज़ हो, ग़िलाफ़ अर्ज़ के अंदर हमने ये देखा था कि वहाँ पर कुछ धातें नीम पिघली हुई हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। तो जब ये मैग्मा ज़मीन के सतह के ऊपर असरअंदाज होता है तो ये ज़मीन की अंदरूनी ताकत ज़मीन के सतह पर आती है। मिसाल के तौर पर आतिशफ़िशां हो या ज़लज़ले वग़ैरह। अंदरूनी ताकतें जिसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप इन तस्वीर को गौर से देखिए, जहां पर आपको आग दिखाई दे रही है, आग उबलती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें एक मिसाल ज़मीन की है जहां से ज्वालामुखी या आतिशफ़िशां जो है वहां से निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई तक जो है आग फटकर, ज़मीन से फटकर जो है निकल रही है और बहते हुए बाहर निकल रही है। इसके बाद दूसरी दो दिगर तस्वीर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से समंदर के अंदर ये लावा फूटता है, ये आतिशफ़िशां समंदर के अंदर से फूटकर बाहर निकलता है। तो अभी हम इसके नताइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अजीज़ तलबा, आतिशफ़िशां के माने चट्टानों के छिलके या परत का खुल जाना, जिनकी वजह से जो पिघला हुआ मादा ज़मीन के अंदर है वो सतह ज़मीन के ऊपर नमदार होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो आतिशफ़िशां दरअसल ये अंदरूनी और फितरी रुकावटें हैं, और ये अंदरूनी गर्मी और ज़मीन के दबाव के बाइस जो है ये फूटकर ज़मीन के क़श्र अर्ज़ पर नमदार होते हैं। तो हमने ये देखा
कि आतिशफिशां बस एक आग का गोला नहीं है, बल्कि जब आतिशफिशां निकलता है तो अपने साथ कई धातों को लेकर जो है ऊपर आता है। अब हम देखने वाले हैं आतिशफिशां की किस्में, कौन कौन सी अलग अलग किस्में हैं आतिशफिशां की। नंबर 1 सरगर्म आतिशफिशां, नंबर 2 है काहिल आतिशफिशां, नंबर 3 भुजे हुए आतिशफिशां। तो हमने जाना कि आतिशफिशां की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सरगर्म आतिशफिशां, नंबर 2 काहिल आतिशफिशां, नंबर 3 भुजे हुए आतिशफिशां। अब इस तरह से हम देखेंगे कि सरगर्म आतिशफिशां किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों हम जानते हैं सरगर्म आतिशफिशां के बारे में। सरगर्म आतिशफिशां ऐसे आतिशफिशाओं को कहते हैं जो बार बार वाक़े होते हैं। दुनिया के अंदर तकरीबन 600 सरगर्म आतिशफिशानी पहाड़ मौजूद हैं। यानी हमने ये जाना कि आतिशफिशां जो बार बार निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरगर्म आतिशफिशां कहते हैं। अब इसी के साथ हम आतिशफिशां की दूसरी किस्म भी हम देखेंगे। दूसरी किस्म का नाम है काहिल आतिशफिशां। काहिल किसे कहते हैं? सुस्त, यानी कि ऐसे आतिशफिशां जो सुस्त हैं, जो काहिल हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे आतिशफिशां जो बार बार नहीं फूटते, बल्कि वो एक लंबी मुद्दत के बाद जो है फूट पड़ता है। यानी ऐसे आतिशफिशां जो ज़मीन के अंदर से निकलने के लिए जिन्हें एक लंबा वक्त, एक लंबा अरसा दरकार होता है, इसे हम क्या कहते हैं? काहिल आतिशफिशां कहते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरी आतिशफिशां की किस्म कौन सी है? भुजे हुए आतिशफिशां। इस तरह से तीसरी और सबसे अहम भुजे हुए आतिशफिशां हैं आतिशफिशां जो फूट पड़े तारीख में या माक़ब्ल तारीख़ अहद में, और अब तकरीबन वो बिल्कुल खामोश हैं। यानी कि ऐसे आतिशफिशानी पहाड़ जो तारीख से पहले या तारीख के बाद के दौर के अंदर, माक़ब्ल तारीख में या तारीख के दौर के अंदर जो है, जो आतिशफिशां, जो पहाड़ आतिशफिशां जहाँ पर फूट कर निकला था, ऐसे आतिशफिशाओं को हम क्या कहते हैं? भुजे हुए आतिशफिशां। अब हम देखेंगे कि आतिशफिशां की अहम धातें कौन कौन सी हैं। क्योंकि बच्चों हम देखते हैं कि जब आतिशफिशां जब निकलता है, जब फूटकर ज़मीन के बाहर आता है, तो हमें बज़ाहिर तो ऐसे दिखाई देता है गोया कि एक आग का गोला है और एक धुआं धुआं सा हमें दिखाई देता है। तो आज हम जानेंगे कि इन आतिशफिशाओं के अंदर कौन कौन सी धातें पाई जाती हैं। तो इनमें भी 3 तरह के जो है धातें पाई जाती हैं। नंबर 1 ठोस है, नंबर 2 माया है और तीसरा है गैस। तो अभी हम मालूम करेंगे कि आतिशफिशानी धातों में, ठोस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसमें कुचला हुआ कोयला या राख जो है उसके अंदर से उभर आती है। इस तरह से हमने देखा कि ठोस के अंदर कुचला हुआ कोयला या राख होती है या आतिशफिशानी बॉम्ब होते हैं। जिस तरह से वो जब ज़मीन से निकलता है तो फट कर निकलता है और ज़ोर से जो है ऊंचाई तक जो है जाता है, बहुत ही ऊंचाई तक जाता है और अपने ये धातुओं को जो है ज़मीन पर बिखेर देता है। इसके बाद नंबर 2 है माया। तो माया किसे कहते हैं? लिक्विड। तो अंदर से लिक्विड क्या निकलता है? जिसे हम लावा कहते हैं। तो लावा हमने पिछले तस्वीर में देखा कि ज़मीन से जब आतिशफिशां फूट पड़ता है तो अंदर से जो है क्या बहने लगता है? लावा बहने लगता है। तो अंदर से ये जो लावा बहता है बिल्कुल ही गर्म होता है और धीरे धीरे वक्त गुज़रते, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है ये लावा ठंडा हो जाता है। फिर इसके बाद सतह ज़मीन के ऊपर, कश्र अर्ज़ के ऊपर ये जम जाता है। और तीसरी और सबसे आखिरी किस्म आतिशफिशानी धातुओं की है गैस है। तो अंदर से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं ये भी जानना ज़रूरी है।
तो अंदर से जो गैसें निकलती हैं वो है सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। इस तरह से मुख्तलिफ गैसें भी आतिशफशान से जो है निकलते हैं। अब सबसे पहले हम एक सरगर्मी कर लेते हैं। आतिशफशान से क्या मुराद है? आतिशफशान से क्या मुराद है? नंबर 2, आतिशफशान की कितनी किस्में हैं? नंबर 3, दुनिया में पाए जाने वाले कोई 2 आतिशफशान मकामात के नाम लिखो। तो ये कल आप अपने घर से ये वर्क करके लाएंगे। तीनों सवालात के जवाब आप लिख कर लाएंगे। आतिशफशान से क्या मुराद है, आतिशफशान की कितनी किस्में हैं, दुनिया में पाए जाने वाले कोई 2 आतिशफशानी मकामात के नाम लिखिए। बच्चों, अब हम जानेंगे ज़लज़ले के बारे में। ये भी ज़मीनी क़ुव्वतें हैं। ज़लज़ला अचानक ज़मीन का हिलना या हरकत करना क्या कहलाता है? ज़लज़ला कहलाता है। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं, अचानक एकाएक जो है हमें अपने आसपास सब कुछ वाइब्रेट सा नज़र आता है, सब कुछ हरकत करते हुए नज़र आता है, तो फ़ौरन हमारे दिमाग में आ जाता है कि ज़लज़ला हो रहा है। ये किसकी निशानी है? ज़लज़ला होने की निशानी है। तो अचानक ज़मीन का हिल जाना या अचानक ज़मीन का हरकत में आना क्या कहलाता है? ज़लज़ला कहलाता है। ज़लज़ले का इल्म दरियाफ्त करने की साइंस को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब ये जो ज़लज़ला ज़मीन पर आता है, इसकी शिद्दत को नापने का पैमाना या आला क्या होता है? तो ज़लज़ले की शिद्दत को नापने वाले आले को हम क्या कहते हैं? रिचर्ड स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिचर्ड स्केल कहते हैं। अभी यहाँ पर 2 तस्वीर आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि ज़लज़ला आने के बाद ज़मीन की क्या हालत हो जाती है और इमारतों की क्या हालत होती है। इन दोनों तस्वीर को देखने से हमें पता चलता है कि ज़लज़ला होने से हमारी जो ज़िंदगी है वो दरहम बरहम होकर रह जाती है और हमारे रिहायशी मकान, हमारे कारोबार और तिजारती मराकिज़ वग़ैरह सब तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से हमारे गाड़ियाँ वग़ैरह, सड़कें वग़ैरह हर चीज़ जो है तबाह हो जाती हैं। ये तस्वीर हमें बताती है कि ज़लज़ला आने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, जानी और माली दोनों नुकसानात होते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि ज़लज़ला कितना तबाहकुन होता है। जब भी ये ज़मीन पर नमूदार होते हैं और ये ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतें हैं, जब कभी ये ज़मीन पर नमूदार होते हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही मचा देते हैं। बड़े पैमाने के अंदर अमवात होते हैं, लोग मरने लगते हैं। हमने कई दफ़ा न्यूज़ पर देखा है, कई दफ़ा हमने वीडियोज़ में देखा है, कई दफ़ा हमने जो है न्यूज़पेपर में भी हमने देखा है कि किस तरह से लोग ज़लज़ला आने के बाद इमारतों के गिरे हुए मलबे के अंदर जो है फंसे हुए होते हैं और एक राहत रसानी वाली एक टीम इन्हें आकर बचा रही होती है और इन्हें वहाँ से निकाल लिया गया होता है। और इस तरह से जैसा जैसा इस कचरे को साफ़ करते जाते हैं, लाशों का एक ढेर जो है अंदर से निकलता है। ये ज़लज़ले की तबाहकारियाँ हैं। ज़लज़ला न सिर्फ इंसानी जान को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि ज़लज़ले से इंसान की जान के अलावा उसे माली नुकसान भी पहुंचता है। वो अपनी जायदादें भी जो है खो बैठता है, अपनी इमारतों को खो बैठता है और इस तरह से अपने कारोबार को भी गंवा बैठता है। तो ज़लज़ला न सिर्फ इंसान की जानों के नुकसान करता है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के, जिनमें सबसे अहम ज़मीन का खिसकना है। ज़मीन का खिसकना, जिनमें सबसे अहम ज़मीन का खिसकना है। अचानक सैलाब आ जाना, इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचना, जायदाद का इतलाफ़ होना, इमारतों का, पुलों का, रास्तों का और रेलवे पटरियों का तबाहकारियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि
जब भी ज़लज़ला आता है तो न सिर्फ ज़मीन खिसकती है बल्कि ज़मीन के खिसकने से बहुत सारी तबाहकारियाँ आ जाती हैं, जिसमें सैलाब भी आता है और इस तरह से इंसान की इंसानी और जानी नुकसान भी होता है। इमारतें भी टूट जाती हैं, जो ब्रिजेस जो पुल होते हैं वो भी टूट जाते हैं, रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं और इस तरीके से ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं, जो रेलवे पटरियाँ वगैरह होती हैं, ये भी जो है दरहम बरहम हो जाती हैं। गोया ये कि हमने देखा कि ज़लज़ला आने से ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तबाहकारियाँ होती हैं। बच्चों, अभी हम जानेंगे कि सुनामी किसे कहते हैं। सुनामी समंदर की या दरिया की ऊंची लहरों को दिया गया नाम है, जो समंदर के अंदर होने वाले ज़लज़ले के ज़ेर असर या आतिशफ़िशां की वजह से न्यूक्लियाई तजुर्बे या ज़मीन का खिसकना, शिहाब साक़िब की ज़द वग़ैरह से होते हैं। तो हमने ये जाना कि सुनामी जो आती है समंदरों के अंदर या दरियाओं के अंदर जो आती है, ये अंदर आतिशफ़िशां आने की वजह से होती है या ज़मीन के खिसकने की वजह से होती है। और हमने देखा है कि सुनामी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। जब कभी ये सुनामी आती है तो फिर एक मर्तबा सरे नौ बनिए नौ इंसान के लिए तबाहकारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुनामी के माने वो लहरें जो साहिल पर नमूदार होती हैं, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं जो साहिल के ऊपर जो है नमूदार होती हैं। लफ्ज़ सुनामी कहाँ से निकला है, इसको हम थोड़ा सा जान लेंगे। ये इस्तिलाह सुनामी, ये लफ्ज़ जापानी इस्तिलाह है। जापान के अंदर इसके सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। इस इस्तिलाह को, जिसे हम जो है सुनामी कहते हैं, जो ऊंची लहरों को समंदर साहिल समंदर पर पहुंचती हैं, इसको जो है बयान किया जाता है। अभी हम इन तस्वीर के ज़रिए से देख सकते हैं कि किस तरह से जब सुनामी आती है तो किस तरह से तबाहकारियाँ होती हैं। हम तीनों तस्वीर के अंदर देखते हैं, तीनों तस्वीर अलग अलग हैं। समंदर के अंदर किस तरीके की तबाहकारियाँ होती हैं जब सुनामी आती है, तो पानी की ऊंची ऊंची मौजें, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं और अगर इसके जद में कश्तियाँ वगैरह जो भी आते हैं वो सब तबाह होकर रह जाती हैं। दूसरी तस्वीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बिल्डिंग्स हमको नज़र आ रहे हैं और पीछे से पानी की बौछार हमको नज़र आ रही है, जो कि एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह से हम तीसरी शक्ल में ये देखेंगे कि किस तरह से सुनामी आने के बाद वो शहरों के अंदर दाखिल हो जाता है और इंसानी, जानी और माली दोनों को भी जो है नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों, हमने इन तस्वीर के ज़रिए से जाना कि सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी कैसे आती है और इससे क्या होता है। मैं आपके सामने दो वाक़यात बयान करता हूँ। 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी की जब लहरें आई थी तो इसके नशीबी साहिली इलाक़ों में इंडोनेशिया भी शामिल था, हिंदुस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये तमाम ममालिक इसके जद में आ गए थे और बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई थी। बहुत सारे इमलाक को, जायदाद को नुकसान पहुँचा था, कई लोग मारे गए थे। न सिर्फ इससे इंसान का नुकसान पहुँचता है बल्कि जो समंदरी मखलूक है उन्हें भी जो है, उनकी भी जानों को जो है नुकसान पहुँचता है। इसके बाद एक और वाक़या हम देखते हैं जो 11 मार्च का है। 11 मार्च 2011 को सुनामी लहरों ने मशरक़ी साहिली इलाका जापान फुकुशिमा को तबाह व ताराज किया था। इस तरह से जापान का यह इलाका फुकुशिमा पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो हमने ये देखा कि सुनामी की लहरें इतनी तेज़ होती हैं और इतनी तेज़ रफ्तार और इतने जो है चुस्त होती हैं कि इंसान को संभलने का भी जो है मौका नहीं देती, थोड़ा सा भी मौका इसको जो है नहीं देती। तो हमने यहाँ पर चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो आतिशफ़िशां हो, इन तीनों में हमने ये देखा कि जब भी ये कुदरती आफतें आती हैं इंसान के लिए तबाही का पैगाम लाती हैं और सब कुछ ही देर के अंदर जो है तहस नहस कर कर चली जाती हैं। आइए अब हम कुछ एक सरगर्मी करते हैं। खाली जगहों को पुर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, डैश को
जलजलों की ज़मीन कहा जाता है। जलजलों की ज़मीन किसको कहा जाता है जी? जापान। वेरी गुड। जापान को जलजलों की ज़मीन कहा जाता है। जलजले की शिद्दत को नापने का आला डैश है जी? वेरी गुड। जलजले को नापने का आला यानी कि जलजले की शिद्दत को जो नापने का आला है वो रिचर्ड स्केल कहलाता है। नंबर 3, सवाल नंबर 3, सुनामी एक डैश इस्तिलाह है। सुनामी की इस्तिलाह कहाँ से ली गई है जी? जी, वेरी गुड। सुनामी की जो इस्तिलाह है ये जापान से ली गई है, जापानी इस्तिलाह है। जापान ने सबसे पहले इसका नाम दिया है सुनामी। सवाल नंबर 4, डैश को सुनामी लहरें आई नशेबी साहिली इलाक़ों में जिनमें इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल थे। जवाब है 26 दिसंबर 2004। ये आपके जवाबात हैं, लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो ज़मीन की जो ताकतें हैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, अंदरूनी ताकतें और बैरूनी ताकतें। अंदरूनी ताकतों में हमने आतिशफ़शान देखा, अंदरूनी ताकतों में हमने जलजले देखे, अंदरूनी ताकतों में हमने क्या देखे जी? वेरी गुड, सुनामी देखी। तो इस तरह से अब ज़मीन की बैरूनी ताकतें कौन कौन सी होती हैं जो सतह ज़मीन पर असरअंदाज होती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी क़ुव्वतें हैं, वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो हमारे इस ज़मीन के सतह को हिला कर रख देती हैं। इनमें जो है सबसे पहले उरियाकारी आती है। तो ये जो ताकतें हैं ये फितरी ताकतें हैं जो सतह ज़मीन पर काम करते हैं। मसलन दर्जा हरारत है, तेज़ हवाएं चलती हैं यानी कि आंधियाँ आती हैं, बरसात होती है, बर्फ़बारी होती है। हाँ जी, नदियों के अंदर भी, वेरी गुड, नदियों के अंदर भी जो है बर्फ़ानी तोदे वग़ैरह से तबाही आती है जी। उरियांकारी, सबसे पहले हम देखेंगे बैरूनी ताकतों के अंदर उरियांकारी किसे कहते हैं, क्या मायने हैं उरियांकारी के? खुश्क ज़मीन को या सतह ज़मीन को बदलने के अमल को डेन्यूडेशन या उरियांकारी कहते हैं। जो ज़मीन जो खुश्क होती है, इस सतह ज़मीन को बदलने का जो अमल है, क्या वजह से बदलती है ये ज़मीन, इसकी सतह किन किन वजूहात से बदलती है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन कहते हैं या उरियांकारी कहते हैं। मसलन नदियाँ, बर्फ़ानी तोदे, हवा, मौजें वग़ैरह। उरियानत के कारिंदों के काम की 3 सूरतें हैं। उरियानत के कारिंदों के काम की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, बहाव या कटाव। जब कभी बारिश पड़ती है, बारिश का पानी आता है या सैलाब और तूफ़ान आता है तो ज़मीन की जो सतह होती है, जो ऊपरी सतह होती है, वो कट जाती है या उसके ऊपर जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो बहकर निकल जाते हैं। दूसरा है नक़्लो हमल, यानी कि ज़मीन के ऊपर से जो नक़्लो अमल का जो सिलसिला चलता है, इसकी वजह से भी सतह ज़मीन की उरियांकारी होती है। नंबर 3 है ज़ख़ीरे का महफूज या इकट्ठा होना। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो बारिश होती है या जो तूफ़ान वग़ैरह आते हैं या आंधियाँ आती हैं या तेज़ हवाएं चलती हैं, जिनके नतीजे में ज़मीन की सतह ज़मीन के ऊपर मौजूद जो बारीक बारीक जो ज़र्रात होते हैं वो एक जगह जाकर जमा हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? उरियानियत कहते हैं। अब इस तरह से प्यारे बच्चों हम देखेंगे बर्फ़ानी तोदे। बर्फ़ानी तोदे क्या हैं? ग्लेशियर बर्फ़ का एक बड़ा तोदा है जो आगे बढ़ता रहता है। ये बर्फ़ानी इलाके में बनता है और बर्फ़ पिघलने के मौसम में पिघलता है। तो हमने जाना कि ग्लेशियर दरअसल बर्फ़ का एक पहाड़ होता है, बर्फ़ का एक पहाड़ होता है और ये पहाड़ जब धीरे धीरे जब पिघलना शुरू हो जाता है तो दरिया के अंदर रवानी और तुग़यानी जो है आ जाती है।
इस तरह से इस बर्फ़ के पिघलने के इस अमल को हम क्या कहते हैं? बर्फ़ानी तोदे कहते हैं। तो जब ये ग्लेशियर जब फटते हैं, जब कटते हैं, तो दरियाओं का और नदियों का जो है रुख बदल दे देते। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने चंद दिन पहले हमने देखा था कि चमोली ज़िला उत्तराखंड के अंदर बर्फ़ानी तोदे अपनी जगह से खिसक गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काम कर रहे कई मज़दूर जो है इसके अंदर मारे गए। कमोबेश 150 मज़दूर वहाँ से बहकर चले गए थे और कई दिनों के बाद इनकी लाशें बरामद हुई थी। तो इस तरह से जो है ये बर्फ़ानी तोदे जब पिघलने लगते हैं तो दरिया के अंदर जो है तुग़यानी आ जाती है और बड़े पैमाने पर तबाही मचती है। अब हम देखेंगे घर का काम। नंबर 1 है सरगर्म आतिशफ़शां पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। हमने आतिशफ़शां के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल की। उसकी 3 तरह की किस्में हैं। जो पहली किस्म है सरगर्म आतिशफ़शां, इसके ऊपर आप एक मुख्तसर नोट लिखिए। नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, भारत में होने वाले ज़लज़ले के इलाक़ों की निशानदेही कीजिए। भारत में कहाँ कहाँ पर ज़लज़ले हुए हैं और उससे क्या जानी और माली नुकसान हुआ है, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा है उरियानियत से क्या मुराद है। और एक आखिर सवाल है हाल ही में हुए उत्तराखंड के बर्फ़ानी तोदे की तबाही के बारे में लिखिए। अभी आप ये ऊपर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हैं। पहली तस्वीर आपको उरियांकारी बताती है कि किस तरह से सतह ज़मीन पानी की वजह से, हवाओं की वजह से, धूप की शिद्दत की वजह से इसके अंदर उरियांकारी पैदा होती है। और नीचे की 2 तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ़ानी तोदे होते हैं और उनके अंदर दरारें पड़ती हैं और धीरे धीरे जो है वो पिघलने लगते हैं। और इस तरह से जो दरियाओं की जो सतह है वो और भी जो है बढ़ जाती है, यानी जो पानी की जो सतह है वो और भी बढ़ जाती है। इस तरह से बाढ़ आ जाता है या जो है सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आसपास के शहरों के अंदर जो है पूरी तबाही मचा देता है। आप यहाँ की एक तस्वीर में देख सकते हैं कि बर्फ़ानी तोदों के लोग वहाँ पर मुशाहिदा करते ठहरे हुए हैं, लेकिन ये किसी ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ये कितना टूटेगा और जो दरिया में जो रवानी जो तुग़यानी आएगी इससे क्या क्या नुकसानात होने वाले हैं ये हम क़ब्ल वक्त नहीं बता सकते। तो अपनी जान की हिफाजत के लिए इस तरह से हम बर्फ़ानी तोदों को हरगिज़ करीब से ना देखें।